अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अस्मा एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सबसे पहले आपको 5 क्लास में वेलकम, क्योंकि आप 5 क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 4 में हमारे पास स्मार्ट सिलेबस की वजह से कुछ टॉपिक स्किप किए गए थे, तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट 5 क्लास में यूज़ होने हैं नेक्स्ट, तो इसलिए हम ये आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप उसको 5 क्लास में यूज़ कर सको। तो उसमें हमारे पास जो है यूनिट 2 का एक टॉपिक है कंप्यूटर एक्शंस के, कंप्यूटर एक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है। यूनिट नंबर 2 का नाम है टाइप्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने जनरेशन्स को स्किप किया था और हमने कंप्यूटर के एक्शंस को स्किप किया था। इन दो टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आगे 5 क्लास में यूज़ होना है, इसलिए हम इनको रीड करते हैं। कंप्यूटर कितने तरह के एक्शंस परफॉर्म करता है। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास बेसिक इसके 3 ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले वो इनपुट लेता है किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक वो माउस के थ्रू आप उसको इनपुट दे रहे होते हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, या आप उसको कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो। मीन्स के इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम को देते हो, जिसको हम सिंपल फॉर्म में डाटा भी कहते हैं या इसको रो डाटा भी कहते हैं। मीन्स के बिखरी हुई फॉर्म में आपने डाटा कलेक्ट किया है और कंप्यूटर को दिया है। अब कंप्यूटर उसके बाद क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग मीन्स कि हमने जो इसको इंस्ट्रक्शन दी है कि इस डाटा के ऊपर ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेसिंग करेगा उसके ऊपर, जो कि CPU करता है कंप्यूटर का, उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। उसके बाद है हमारे पास प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होगा, जिसको आउटपुट भी बोलते हैं और रिजल्ट भी बोलते हैं। रिजल्ट जो जनरेट होगा वो कोई किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू होगा जनरेट, चाहे तो वो हार्ड फॉर्म में हो सकता है, वो आपको प्रिंटर दे सकता है, चाहे वो आपकी मॉनिटर स्क्रीन हो सकती है जो आपको आउटपुट शो करेगी। उसके बाद कंप्यूटर का 4th ऑपरेशन है स्टोरेज। कंप्यूटर क्या करता है कि हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में चीज़ पड़ी, जो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग किया वो कंप्यूटर की मेमोरी में भी सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर होंगे, उनके अंदर डाटा स्टोर करवाया जाएगा। तो मीन्स के बेसिकली हमारे पास ये 4 ऑपरेशन है कंप्यूटर के। इनपुट लेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के पिक्चर के थ्रू भी देखा जा सकता है कि सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करके देता है और लास्ट में उसको स्टोर भी कर लेता है फॉर लेटर यूज़। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। हमारे पास जो ये टॉपिक है, इसमें हमने ये देखना है कि कंप्यूटर जो हमारे पास आजकल जो डेस्कटॉप सिस्टम है या लैपटॉप सिस्टम है, वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं बन के आए, वो किसी ना किसी एवोल्यूशन के थ्रू गुजरे हैं, किसी ना किसी डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, तब जाके हमारे पास एक डेस्कटॉप सिस्टम बना या लैपटॉप सिस्टम बना। सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो उसकी जनरेशन स्टार्ट हुई 1937 से 1953 के अरसा के दौरान। जो काम होता रहा कंप्यूटर के ऊपर वो था फर्स्ट जनरेशन में। उसमें ये था कि एक मशीन थी जो काफ़ी बड़ी थी, एक बड़ा रूम चाहिए होता था उसको प्लेस करने के लिए, और एयर कंडीशन रूम चाहिए होता था, क्योंकि उसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, हीट जनरेट करती थी। हीट उनको कूल डाउन रखने के लिए हम क्या करते थे, उसमें एयर कंडीशन रूम हमें रिक्वायर होता था, तो काफ़ी खर्चा आता था उस पर, और मशीन भी काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद वो जो मशीन थी फर्स्ट जनरेशन में, वो स्लो स्पीड मशीन थी, वो ज़्यादा प्रोसेसिंग या ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करती थी। मीन्स उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम थी। हीट प्रोड्यूस का हमने देख लिया कि वैक्यूम ट्यूब्स करती थी, हीट प्रोड्यूस करती थी। एक डिवाइस जिसकी स्पीड भी स्लो हो, वो हीट भी जनरेट कर रहा हो और उसका साइज़ भी बड़ा हो, हम उस डिवाइस को रिलायबल डिवाइस नहीं बोल सकते। इसी वजह से जो पहला डिवाइस था जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी, वो रिलायबल डिवाइस नहीं था। अब उन्होंने मज़ीद डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी, तो वो सेकेंड जनरेशन में आ गया। मीन्स के 1954 से 1964 के अरसा के दौरान जो डेवलपमेंट हुई थी उसको सेकेंड जनरेशन की कैटेगरी में रखा गया। उसमें क्या था, जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी उनकी जगह उन्होंने ट्रांजिस्टर्स यूज़ करना शुरू कर दिया। ट्रांजिस्टर का साइज़ थोड़ा स्मॉल होता है, तो क्या डिवाइस हमारा स्मॉल होना शुरू हो गया, साइज़ उसका स्मॉल होता गया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की जगह पे आ गए, उसके ऑल्टरनेट की तौर पे आ गए। उसके बाद इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसकी स्पीड सेकेंड जनरेशन डिवाइस की स्पीड फर्स्ट जनरेशन के डिवाइस से ज़्यादा थी। एक तो इसका फ़ायदा ये हो गया, दूसरा इसका फ़ायदा ये हो गया कि ये हीट भी कम प्रोड्यूस करता था। मींस के जिन वैक्यूम ट्यूब्स के लिए हमें एक एयर कंडीशन रूम चाहिए होता था, उसकी ज़रूरत यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मोर रिलायबल है, मोर रिलायबल एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद हमारे पास आ गया, फिर मज़ीद डेवलपमेंट हुई
साइंटिस्ट ने और इसके साइज़ को, कंप्यूटर के साइज़ को छोटा करने की कोशिश की, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की और जो हीट प्रोड्यूस होती थी उसको बिल्कुल नील करने की कोशिश की। तो डेवलपमेंट होती गई। जब थर्ड जनरेशन में आए तो इसका दौरानिया था, इसका जो ड्यूरेशन था 1965 से लेकर 1975 तक था। इसमें जो था ट्रांजिस्टर की जगह किसने ले ली? आईसीज़ ने ले ली। आईसीज़ मीन्स के इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीन के जो ट्रांजिस्टर अलग लगे हुए थे उन्होंने एक मशीन, एक डिवाइस के ऊपर कर दिए, मीन्स के इंटीग्रेट कर दिया उनको। उसके बाद इसकी स्पीड्स उससे भी ज़्यादा हो गई, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, हीट अभी भी प्रोड्यूस हो रही थी। साइंटिस्ट चाहते थे कि हीट प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और साइज़ बिल्कुल स्मॉलर हो जाए। हीट अभी भी प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इससे सेकेंड जनरेशन से थोड़ी कम हो रही थी। उसके बाद इसकी स्पीड भी सेकंड जनरेशन से ज़्यादा होगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों से ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर रिलायबल डिवाइस था। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में ये वाला डिवाइस जो थर्ड जनरेशन में बना था वो क्या था? वो मोर रिलायबल था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि हीट अभी भी प्रोड्यूस हो रही थी, साइज़ अभी और स्मॉल करना था, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह भी किसी और ने लेनी थी। फोर्थ जनरेशन का जो दौरानिया था 1975 से लेके अभी जो प्रेजेंट जो डिवाइसेस बन रहे हैं वो इसी बेस पे बन रहे हैं। इसका साइज़ उससे स्मॉल हो गया, मीन्स कि थर्ड जनरेशन से भी स्मॉल साइज़ हो गया। अब वो जहाँ पे आईसीज़ यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे इन्होंने उसको क्या कर दिया? LSI यूज़ करना शुरू कर दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ की। इंटीग्रेशन यहाँ पे आईसीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, यहाँ पे उन्होंने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दी, मीन्स कि जितनी मशीनरी थी, डिवाइसेस, उसको एक ही सर्किटरी पे लगाना स्टार्ट कर दिया। डिवाइस फास्ट होता गया, हमारे पास जो हीट प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल नील हो गई। उसके बाद अब इस डिवाइस को हम कहेंगे कि जनरेशन 3, जनरेशन 2 और 1 की निस्बत ये जो था जनरेशन 4 का डिवाइस था, जो आजकल हमारे प्रेजेंट में चल रहे हैं, वो ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आई, जिसमें अभी प्रेजेंट से लेके अभी इस पे काम हो रहा है, ऑनवर्ड इस पे काम होता रहेगा, क्योंकि इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हुई है। यहाँ पे इंटीग्रेट किया सर्किट्स को, लेकिन अभी मज़ीद इंटीग्रेशन यहाँ पे रिक्वायर है। उसके बाद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होना है, जो अभी चलेगा। उसके बाद है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ पैरेलल प्रोसेसिंग का। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स इसमें लगाएंगे। उन डिवाइसेस में जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होंगे, मल्टी प्रोसेसर्स होंगे, तो वो काम भी ज़्यादा स्पीड से करेंगे और स्पीड फास्टेस्ट होती जाएगी। तो ये थी 5 जनरेशन, ये अभी तक ये चल रही है और इसमें मज़ीद काम हो रहा है। बाकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अभी तक हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं वो 4 के दरमियान है और मज़ीद 5 की तरफ जा रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक में से ये 2 से 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर। हमने पढ़ा कंप्यूटर की जनरेशन्स कितनी होती हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करना है आपने। सेकेंड है, व्हाट डज VLSI स्टैंड्स फॉर। जनरेशन नंबर 5 में हमारे पास VLSI का कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो इसकी आपने फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स टू बी इक्विप्ड विद। कि जो हमारे पास 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें किस तरह की मशीनरी यूज़ होगी। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा और आप ये कॉन्सेप्ट अपनी 5th क्लास में भी यूज़ कर सकोगे। अल्लाह हाफिज़।